वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। कल की क्लास में हमने एएनएम का जो क्वेश्चन पेपर है हाफ सॉल्व किया था। आगे के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं। तो जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेकेंड थिंग, एएनएम के पेपर्स आज से शाम से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग एएनएम के 15 सेट पेपर के रहेंगे इवनिंग 6 o'clock से आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। 15 सेट रहेंगे, सभी एएनएम के ऑफिशियल पेपर रहेंगे और जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का रहेगा। यदि पेपर इनकेस आपका मोस्टली यूपी एमपी बिहार साइड का है तो पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा जाएगा। और जो केरला कर्नाटक के पेपर होते हैं वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं तो उनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी पेपर है जो आपको इसी फॉर्मेट में रहेंगे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और जो ऑफिशियल पेपर यदि ब्लड फॉर्म है तो उनको मैंने टाइप फॉर्मेट में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर है जो किया हुआ है। आज इवनिंग 6 o'clock के बाद आपको पेपर्स हैं जो अवेलेबल हो जाएंगे एएनएम के। जो भी लोग एमपी ग्रुप 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं स्टाफ नर्स के तो वो पेपर्स भी अवेलेबल हैं। आपको 10 सेट में पेपर्स रहेंगे। सभी पेपर्स आपके लिए डायरेक्ट पेमेंट के बाद व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। नॉर्सेट एम्स और मॉस्बी की बुक जो फ्री दी जा रही है वो भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। मॉस्बी की बुक फ्री है नॉर्सेट एम्स के पेपर्स के साथ में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 50 है क्योंकि हमने 49 तक कल सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी पट्टी रुई से बनी होती है और एक ऊनी लोचदार पट्टी होती है। विच बैंडेज इज मेड अप ऑफ कॉटन एंड इज अ वुलन इलास्टिक बैंडेज। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी बैंडेज है कॉटन से बनी हुई है और जो वुलन इलास्टिक बैंडेज होगा साथ में कंफर्टिंग बैंडेज, क्रैप बैंडेज, ओपन वुलन बैंडेज या फिर कोहेसिव बैंडेज। कौन सी बैंडेज है जो कि किस तरीके से बनी है, रुई से मतलब कॉटन से और इलास्टिक बैंडेज है जिसमें वुलन यूज़ किया गया है। तो ये कहलाएगी आपकी क्रैप बैंडेज। कौन सी? क्रैप बैंडेज। आपको जब कोई मोच वगैरह आ जाती है, जब जो आप बांधते हैं यदि थंब के यहाँ आपको कुछ मोच जैसा फील होता है तो बांधने को कहलाती क्रैप बैंडेज। फिर यहाँ पे एक होती है आपकी एक बैंडेज होती है आपकी कोहेसिव बैंडेज है जी। आपको छोटा मोटा कट लग जाता है तो आप जो बैंडेज चिपका लेते हैं वो है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्ती पट्टी के लिए उपयोग की जाती है। रिकरेंट बैंडेज इज यूज्ड फॉर एब्डोमेन के लिए, चेस्ट के लिए, फिंगर्स के लिए कि रेक्टम के लिए। जो रिकरेंट बैंडेज यूज़ की जाती है ये यूज़ की जाती है फिंगर्स के लिए। किसके लिए? फिंगर्स के लिए। ये सभी आपके फर्स्ट एड के क्वेश्चन है। इवन जो सीएचओ की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस पेपर को देख सकते हैं क्योंकि आपको जो सिलेबस अपनाया जाता है इसमें आपके टॉपिक तो ये ऐड किए ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, करंट बैंडेज है किसके लिए यूज़ की जाती है, फिंगर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, रंग के घावों को सफाई की आवश्यकता होती है। किस रंग के घावों को सफाई की आवश्यकता होती है। विच कलर वुंड्स रिक्वायर वुंड क्लीनिंग, रेड, ग्रीन, ब्लैक या फिर येलो। कौन से कलर के यदि आपके जो घाव हो जाते हैं तो उसको आपके लिए क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो घाव येलो कलर के होंगे, येलो कलर के घाव मतलब येलो कलर का जो वुंड है, यदि आपको येलो कलर का वुंड जो कलर चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, येलो कलर हो रहा है मतलब क्या है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या है? पस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो सैंग्यूनियस फ्लूइड है वो भी कलेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर उस सभी को क्लीन करने के लिए येलो कलर के घाव यदि जो आपको कोई भी वुंड हुआ है येलो कलर का होते जा रहा है तो आपको उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, येलो। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या क्या शामिल होता है। तो जो लोग पेपर दिए थे उस टाइम पे वाला तो 3 शिफ्ट में यदि तीन शिफ्ट का पेपर अवेलेबल है अभी, तीनों शिफ्ट में आपको बर्न से एक में फर्स्ट डिग्री बर्न पूछा, दूसरे पेपर में सेकंड डिग्री पूछा और तीसरे में थर्ड डिग्री पूछा। और तीनों में आपको
सिम्टम ही पूछे या फिर कैरेक्टर पूछे हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न के पेशेंट में क्या होगा, तो यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होगा, ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन, डर्मिस और एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन, या फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या है जो बर्न होगा, कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा फर्स्ट डिग्री बर्न में। 3 तरीके की बर्न कैटेगरी होती है। फर्स्ट एक होती है अकॉर्डिंग टू डेप्थ, एंड यहाँ पर डेप्थ ऑफ बर्न होगा और एरिया ऑफ बर्न होगा। डेप्थ मतलब कितनी लेयर्स अफेक्ट होती हैं, क्लियर। डेप्थ ऑफ बर्न मतलब कितनी लेयर्स अफेक्ट हुई हैं। और जो यहाँ पर तो 3 टाइप की बर्न कैटेगरी है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, ओनली आउटर मोस्ट लेयर स्किन की है जो बर्न होगी। क्या है फर्स्ट डिग्री बर्न में ओनली एपिडर्मिस तक, स्किन से लेके एपिडर्मिस तक ही बर्न होगा। क्या है, स्किन टू एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर ऑफ द स्किन। फिर आती है सेकेंड डिग्री बर्न में, तो सेकेंड डिग्री बर्न में डर्मिस एपिडर्मिस दोनों अफेक्ट होंगी। क्या होंगी, डर्मिस एपिडर्मिस दोनों अफेक्ट होंगी। फिर जो थर्ड डिग्री बर्न होगा, क्या होगा, थर्ड डिग्री बर्न होगा। थर्ड डिग्री बर्न में आपके जो डीपेस्ट लेवल तक टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, डर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हो गई, सभी चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर ऑल लेयर ऑफ द स्किन अफेक्ट होंगी थर्ड डिग्री बर्न में। सेकेंड डिग्री बर्न को पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेन बहुत होगा आपको सेकेंड डिग्री बर्न में। और यहाँ पर सेकेंड डिग्री बर्न में डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों अफेक्ट होंगी। लेकिन फर्स्ट डिग्री बर्न में ओनली एपिडर्मिस मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है जो क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो थर्ड डिग्री बर्न है उसमें कभी भी पेन नहीं होता है, क्योंकि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके अलावा जो इनर और जो नर्व्स वगैरह है उनको भी डैमेज करने का काम कर देगा थर्ड डिग्री बर्न। जो पेन फील होता है वो आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेंसेशन के थ्रू होगा, लेकिन जब वही सेंसेशन जल जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा। तो क्या होगा, वो होगा थर्ड डिग्री बर्न। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, CPR के घटकों में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल हैं। इन द कंपोनेंट्स ऑफ CPR इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। CPR में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में सभी चीज़ें शामिल हैं किसी एक को छोड़कर। घाव पर टाँके लगाना, सूचरिंग द वुंड, छाती संपीड़न मतलब कि चेस्ट कंप्रेशन, मेंटेनिंग स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जब भी आप CPR देते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, आप चेस्ट कंप्रेस करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मेंटेन करेंगे, एयरवे क्लियरेंस करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। लेकिन सूचरिंग द वुंड ये आपका CPR के कंपोनेंट्स में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमरेज टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज। क्या है, हेमरेज टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमरेज टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज। क्लियर वाटरी लिक्विड, पतला जलीय तरल पदार्थ जो साफ होता है। पतला जलीय ड्रेनेज जिसमें गुलाबी से गहरा रंग लाल होता है। थिन एक्वस ड्रेनेज दैट इज पिंक टू डार्क रेड इन कलर। नेक्स्ट है यहाँ पे गहरे लाल रंग का रक्त जो घाव से निकलता है। डार्क रेड कलर ब्लड दैट ऊज फ्रॉम अ वुंड। दूधिया सफ़ेद ड्रेनेज जो घाव से निकलता है। मिल्की वाइट ड्रेनेज दैट कम्स आउट ऑफ द वुंड। तो यहाँ पर कहा है हेमरेज टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज। हेमरेज का मतलब होगा ब्लीडिंग, और जब भी आपको ब्लीडिंग की बात की जाती है, वुंड ड्रेनेज से कोई भी घाव है तो वहाँ से जो यदि ब्लीडिंग होती है वो होगी रेड कलर की। कैसी, रेड कलर की होगी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा डार्क रेड कलर ब्लड दैट ऊज फ्रॉम अ वुंड। हेमरेज टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज का मतलब है डार्क रेड कलर ब्लड दैट ऊज फ्रॉम अ वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहोश रोगी के वायुमार्ग को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, यदि मरीज बेहोश है तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए कौन सी मेथड अपना के आप, क्या है, कौन सी मेथड अपना के आप उसका एयरवे ओपन करेंगे। सिर झुकाना और जबड़े पर जोर लगाना मतलब हेड टिल्ट एंड जा थ्रस्ट। दूसरा है
हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, जा थ्रस्ट या फिर लिफ्ट द चिन। तो यहाँ पर हेड टिल्ट का मतलब होगा आपका सिर झुकाना। क्या हेड टिल्ट मतलब सिर झुकाना, और जो आपका हेड टिल्ट का मतलब क्या है, सिर झुकाना। और जो चिन लिफ्ट है मतलब जबड़ों को ऊपर की तरफ उठा, वो आपके जो चिन है मतलब कि आप दाढ़ी कहेंगे जिसको, उसको ऊपर की तरफ उठाना। तो ये क्या है, यदि पर्सन अनकॉन्शियस है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पर्सन बेहोश है यदि, तो जो टंग है, क्या है, टंग है वो अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर सकती है। सो इट्स अ प्रोसीजर यूज टू प्रिवेंट द टंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द अपर एयरवे। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्रोसीजर क्यों अपनाया जा रहा है अनकॉन्शियस पेशेंट में, क्यों, क्योंकि जो यदि इनकेस आपकी जो टंग है, क्या है, टंग ने यदि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे के यहाँ पे आ जाती है तो सांस नहीं जा पाएगी, मरीज ऑलरेडी अनकॉन्शियस है। तो ऐसे केस में हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशन जो यहाँ पर एयरवे को ओपन करने के लिए मेथड है जो अपनाई जाएगी। दूसरी होती है आपकी जा थ्रस्ट। कौन सी, जा थ्रस्ट। तो जा थ्रस्ट है जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का ही एक अल्टरनेटिव है, लेकिन जो जा थ्रस्ट है, क्या है, जा थ्रस्ट है उन पर्सन में की जाएगी जिनमें यदि आपको स्पाइन इंजरी या फिर सर्वाइकल इंजरी के चांसेस रहने का डर है, तो उनमें ये है जो जा थ्रस्ट मेथड है जो अपनाई जाएगी। क्लियर, हेड टिल्ट जा थ्रस्ट अपनाई जाएगी यदि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का रिस्क है, आरटीए वाला पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। लेकिन यदि मरीज ओनली अनकॉन्शियस है तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशन है जो मेथड है जो अपनाई जाएगी एयरवे को ओपन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन थे, इसीलिए इन क्वेश्चंस को टाइप किया गया है ताकि आपको पूरे क्वेश्चंस हैं जो प्रॉपर समझ में आए। अगला क्वेश्चन है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, मतलब जो एडोलेसेंस एज ग्रुप है उसको लेके। किशोरावस्था के लड़के और लड़कियां यौवनारंभ के दौरान वयस्क लंबाई का लगभग और वयस्क वजन के कितना प्राप्त करते हैं। एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स गेन अबाउट व्हाट ऑफ एडल्ट हाइट एंड ऑफ एडल्ट वेट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो जो एडोलेसेंस एज ग्रुप है वो 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप है जो कंसीडर की जाती है। क्लियर, जो 10 से 19 साल की एज ग्रुप है जो मेनली 18 तक कंसीडर की जाती है, 10 to 18। तो यहाँ पर इस एज ग्रुप में जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, क्या गर्ल्स और बॉयज़ हैं, एडल्ट की हाइट और वेट के कितने परसेंट तक है जो अचीव कर लेंगे प्यूबर्टी एज तक। 10%, 25%, मतलब 10% हो गया एडल्ट की हाइट और 25% हो गया वेट। 25%, 25% हाइट एंड 10% वेट, 25% हाइट एंड 50% वेट, या फिर 50% हाइट और 25% वेट। तो किशोरावस्था के लड़के और लड़कियां जो इस एज में आपका हाइट है वो बढ़ती तो है लेकिन साथ में वजन भी बढ़ेगा, और एज कम्पेयर टू एडल्ट के 25% हाइट और 50% तक वेट गेन कर लेंगे। कितना, 25% हाइट और 50% तक वेट गेन है जो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है लड़कियों में यौवनारंभ की आयु कब शुरू होती है। यौवनारंभ का मतलब है यहाँ पर प्यूबर्टी। व्हेन डज द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट्स इन गर्ल्स। तो गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज क्या है, 10 to 11 ईयर्स, 9 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स, या फिर 15 ईयर्स, या फिर 15 साल के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनमें प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है 10 to 11 ईयर्स में। एग्जाम में आपको आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में होगा आपका जो ब्रेस्ट बर्ड है उनका डेवलपमेंट होना, एक्सिलरी हेयर का आना, फिर पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं इसी एज में, प्यूबर्टी एज में। जब पहले पीरियड्स आते हैं उसको क्या कहा जाता है, मिनार्ची। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट वन इज जीन या गुणसूत्र में परिवर्तन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द चेंज इन जीन और क्रोमोसोम कॉल्ड। जीन और क्रोमोसोम में जो परिवर्तन होगा उसको आप क्या कहेंगे, हेरिडिटी, म्यूटेशन, एवोल्यूशन, या फिर वेरिएशन। तो यहाँ पर जीन्स या फिर क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं तो वो कहलाएगी आपके म्यूटेशन।
क्या है? म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, माता पिता से संतान में लक्षणों के संचरण की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कॉल्ड? तो यहाँ पर पेरेंट से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा? कोइंसिडेंस, अडॉप्टेशन, नर्चर या फिर हेरिडिटी। तो जो मम्मी पापा के लक्षण आप में ट्रांसफर होके आते हैं वो कहलाएगी आपकी हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चों को टिटनस से बचाएगा? जो द फॉलोइंग वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम टिटनस? पीसीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन, एमएमआर, मीजल, मम्स, रूबेला, डीटैप, रोटावायरस। तो जो पीसीवी है न्यूमोकोकल वैक्सीन है निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाएगा। मीजल, मम्स, रूबेला ये तीनों के लिए है। रोटावायरस डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मेनली रोटावायरस के कारण डायरिया सबसे ज़्यादा होता है और उसी को प्रिवेंट करने के लिए रोटावायरस वैक्सीन दिया जाता है। डीटैप वैक्सीन किसके लिए दिया जाएगा? बच्चों को टिटनस से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लैक्टेशन के बारे में निम्नलिखित में किसे छोड़कर से सभी सत्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट लैक्टेशन आर ट्रू एक्सेप्ट? लैक्टेशन को लेके सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर। माँ का शांत आत्मविश्वासपूर्ण रवैया दुग्ध उत्प्रेक्षण प्रतिवर्ध मतलब मिल्क रिफ्लेक्स में और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा। मदर्स काम कॉन्फिडेंट एटीट्यूड हेल्प द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। दूसरा है, द मोर द बेबी सक्स द मोर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जितना ज़्यादा बेबी सकिंग करेगा तो सकिंग रिफ्लेक्स के कारण ब्रेन में आपको जो सिग्नल पहुँचेंगे, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, फिर ऑक्सीटोसिन उसको रिलीज करेगा। तो यहाँ पर मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्ट क्या है? मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये भी सही होगा यदि आप माँ एक है जो काम कॉन्फिडेंट वे में है। जितना ज़्यादा बेबी सक करेगा उतना मिल्क का प्रोडक्शन होगा। फिर सिंस प्रोलैक्टिन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेस्ट फीड ड्यूरिंग द डे टू मेंटेन दिस रिफ्लेक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, द सूनर द बेबी इज ब्रेस्ट फीड द सूनर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, ये बिल्कुल सही है। बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया कि तुरंत बाद मिल्क बनना भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है क्वेश्चन आपका क्या है? सभी पॉइंट सही है लैक्टेशन को लेके किसी एक को छोड़कर। माँ यदि शांत कॉन्फिडेंट वे में रहेगी तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स काम करेगा क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, बेबी जितना सक करेगा उतना ब्रेस्ट मिल्क में प्रोडक्शन होगा। प्रोलैक्टिन ऐसा नहीं कि ओनली दिन में बनेगा, रात में भी बनेगा। कोई ऐसा नहीं है कि अभी रात में आपकी बॉडी ऑटोमेटिक काम करती रहेगी। तो यहाँ पर जो चीज़ आपका कहा गया है कि लैक्टेशन को लेके सही नहीं है तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंस प्रोलैक्टिन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे, ये दोनों टाइम होगा, नाइट में भी होगा डे में भी होगा। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डे नाइट दोनों टाइम बेबी को फीड करा सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है जो सही नहीं है तो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शैशव काल को प्रारंभिक शैशवावस्था में विभाजित किया गया है? विच इन्फेंसी पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू अर्ली इन्फेंसी ग्रोथ? तो अर्ली इन्फेंसी ग्रोथ में कौन सी एज है जो डिवाइड की गई है? 1 ईयर टू 9 ईयर, बर्थ टू 1 मंथ, 4 मंथ टू 1 ईयर, या फिर बर्थ टू 4 मंथ। अर्ली इन्फेंसी पीरियड की बात की जा रही है। बर्थ टू 1 मंथ तक तो न्यूनेटल में आ जाएगा, क्लियर, बर्थ टू 1 मंथ तक न्यूनेट में आ जाएगा। फिर इन्फेंसी पीरियड कहलाता है ओनली 1 ईयर तक, कितना 1 साल की एज ग्रुप तक का। तो यहाँ पर जो कहा है अर्ली इन्फेंसी ग्रोथ वो कहलाएगी आपकी जन्म से 4 महीने तक। बर्थ टू 4 मंथ तक की एज क्या किस कैटेगरी में आएगी? अर्ली इन्फेंसी ग्रोथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण कारकों के प्रतिकूल गर्भावस्था के परिणामों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हो सकते हैं। एडवर्स प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण सब चीज़ें हो सकती हैं किसी एक को छोड़कर। प्रीटर्म डिलीवरी मतलब समय से पहले ही डिलीवरी का होना, 37 वीक कंप्लीट होने के पहले ही डिलीवरी होना। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज जन्मजात असामान्यता, नपुंसकता मतलब इम्पोर्टेंस, फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, लेकिन
जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण नहीं होगा, ये होगा आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण। और ओनली जब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होगी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो इसको कहेंगे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर से लेना देना नहीं है। समय पूर्व प्रसव मतलब प्री टर्म डिलीवरी बहुत सारे केसेस के कारण हो सकते, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। आप कहीं से गिर गए या फिर आप ऐसे इन्वायरमेंट में गए जो आपकी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है, कुछ भी हो सकता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ आपके जीन्स के कारण भी हो सकती हैं या फिर कुछ अदर रीजन्स के कारण भी हो सकती हैं, या फिर आपने मान लीजिए फॉलिक एसिड वगैरह नहीं लिया अपनी डाइट में, तो भी स्पाइना बाइफिडा भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में आएगा। इम्पोर्टेंस हो सकता है लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ऑफिशियल पेपर के स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं ताकि आपको डाउट ना हो कि ये पेपर ऑफिशियल है या मैंने खुद से बनाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन स्टेज इंडस्ट्री बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जीवन की किस अवस्था में घटित होती है। एरिक्सन थ्योरी है जो तीनों पेपर्स में आई थी, एरिक्सन थ्योरी तीनों पेपर्स में आई थी। क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ लाइफ डज एरिक्सन स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी अकर। तो जो एरिक्सन की थ्योरी है, क्या है, एरिक्सन की थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, तो एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यदि बात करें तो कहा गया इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी ये किस एज में आएगा, एडोलेसेंट में, स्कूल एज, ओल्ड एज या फिर इन्फेंसी में। तो यहाँ पर एडोलेसेंट 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे कंसीडर किए जाएंगे। स्कूल एज बच्चे कहलाएंगे आपके 6 ईयर टू 12 ईयर तक, ओल्ड एज 60 ईयर के आगे के, इन्फेंसी 0 to 1 ईयर तक के। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, और ये देखने को मिलेगी जनरली जो बच्चे स्कूल एज में हो, किसमें, स्कूल एज में हो। यदि बात करें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो इन्फेंसी पीरियड में देखने को मिलेगा, कब, इन्फेंसी में। यदि बात की जाती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट या फिर सेम, तो यहाँ पर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम होगा आपका टोटलर एज ग्रुप में, जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, LKG UKG वाले, उनमें देखने को मिलेगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, क्या, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये प्री स्कूलर है, क्या है, कहलाएंगे प्री स्कूलर। फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी देखने को मिलेगी स्कूल एज में। आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन ये होता है एडोलेसेंट एज ग्रुप में, कब, एडोलेसेंस एज ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष रूप से पाक यौवनारंभ लड़कियों के लिए अनुशंसित टीकाकरण है। विच रिकमेंडेड वैक्सीनेशन स्पेशली फॉर अर्ली प्यूबर्टल गर्ल्स, अर्ली प्यूबर्टल गर्ल्स के लिए कौन सा वैक्सीन हेल्पफुल रहेगा, हेपेटाइटिस, पैपिलोमा वायरस, BCG या फिर टाइफॉइड वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन हेल्पफुल रहेगा, होगा पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। कौन सा, पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, क्योंकि इसी पैपिलोमा के कारण बच्चों जो गर्ल्स हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। सर्विक्स कैंसर होता किससे है, पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और HPV वायरस से। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, और हम ये कह सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर, जो अर्ली प्यूबर्टल गर्ल्स हैं उनके लिए पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। BCG वैक्सीन तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, यदि टाइम ऑफ बर्थ नहीं दे पाए तो 1 साल की एज तक इसको दे सकते हैं, डोज डिफरेंट रहेगा, बाकी सभी चीज़ें सेम होंगी। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति वर्ष की आयु के बाद शल्य प्रक्रिया के लिए सहमति दे सकता है। अ पर्सन कैन गिव कंसेंट फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर आफ्टर द एज ऑफ विच ईयर, कितने एज की बाद, उम्र के बाद है, जो ईयर के बाद है, जो कोई भी पर्सन सर्जरी के लिए, कोई भी सर्जरी होनी है उसके कॉन्सेंट पर साइन कर सकता है। 14 ईयर, 21 ईयर, 12 ईयर या फिर 18 ईयर। तो यहाँ पर जो कहा गया है शल्य क्रिया मतलब कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आप जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आप किसी भी कॉन्सेंट पे साइन नहीं कर सकते हैं। वो आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं वो ये काम करेंगे, आप ये सब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही सेम है कि जो कितनी उम्र तक है जो पर्सन साइन कर पाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका 18 साल। अगला क्वेश्चन है आपका,
वह शारीरिक कौशल जिसमें छोटी मांसपेशियां और आँख हाथ का समन्वय होता है। पहुँचना, जैसे कि पहुँचना, पकड़ना, ब्लॉक का ढेर लगाना और ड्राइंग करना, उसे क्या कहा जाएगा? A physical skill that involves fine muscle and eye-hand coordination, reaching, holding, stacking blocks and drawing he where it is called। तो क्या कहलाएगा? जिसमें आपकी छोटी छोटी मसल्स, आँखों का कोऑर्डिनेशन होना, कुछ भी चीज़ पकड़ना, क्या कहलाएगा? पर्सनल स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, लैंग्वेज स्किल या फिर फाइन मोटर स्किल। तो ये कहलाएगा आपका फाइन मोटर स्किल। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, स्पेशली 1 ईयर 2 ईयर के, उनको डॉक्टर्स कुछ भी पकड़ा के देखते हैं कि पकड़ा के देखना उनका ये नहीं कि उन्होंने अपना पेन पकड़ा दिया फिर आपने कुछ भी अपना दे दिया। तो ये आपका बच्चे का क्या चीज़ आप यहाँ से पता करते हैं? फाइन मोटर स्किल, कि बच्चे की जो छोटी छोटी मसल्स हैं उनका किस तरीके से कुछ भी चीज़ को कैच करना, पकड़ना, ब्लॉक्स वगैरह उठाना या फिर इधर उधर देखना, ये सभी चीज़ें क्या हैं? फाइन मोटर स्किल है। ग्रॉस मोटर स्किल में तो आपका वॉक करना आ जाएगा, जंप करना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के विकास प्रक्षेत्रों में को सभी छोड़कर सभी शामिल हैं। डेवलपमेंटल एरिया इन अ चाइल्ड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डेवलपमेंटल एरिया में क्या क्या शामिल है किसी एक को छोड़कर? स्कूलास्टिक अचीवमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, अडेप्टिव एंड कॉग्निटिव, मोटर मतलब ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। तो कौन सा डेवलपमेंट शामिल नहीं है? बाकी सब है डेवलपमेंटल एरिया। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपका आएगा डेवलपमेंट एरिया में। कॉग्निटिव और अडाप्टिव डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट एरिया में आएगा। स्कूल की अचीवमेंट है आपके बच्चे की डेवलपमेंट में, इनिशियल स्टेज में तो नहीं आएंगी। डिपेंड करता है कि बच्चा कितना पढ़ता है, आप कितना सिखाते हैं। लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट को लेके बात होती है तो स्कूलास्टिक अचीवमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान छुड़ाने के किस चरण में खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला की धीरे धीरे शुरुआत की जाती है? इन विच फेज ऑफ वीयनिंग इज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फूड। वीयनिंग की कौन सी फेज में? वीयनिंग मतलब जब आप ब्रेस्ट फीड कराना बंद नहीं हम कहेंगे यहाँ पे, ब्रेस्ट फीड के साथ में आप बच्चे को कुछ खाना पीना स्टार्ट कराएंगे तो पीरियड कहलाएगा वीयनिंग। तो अब उस वीयनिंग के साथ में बच्चे को कौन सी फेज है जो जिसमें आप धीरे धीरे और ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएंगे? ऑप्शन में सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज या फिर फर्स्ट स्टेज? कौन सी स्टेज होगी यहाँ पर? तो जो स्टेज कहलाएगी वो कहलाएगी सेकंड स्टेज। कौन सी? सेकंड स्टेज ऑफ वीयनिंग। स्टेज फर्स्ट में तो आप जनरली फिंगर से कुछ भी ऐसे आइटम्स खिलाएंगे वीयनिंग में जो बच्चा बहुत इजीली खा जाए। सेकंड स्टेज ऑफ वीयनिंग में आप क्या करेंगे? तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ वीयनिंग में क्या टेस्ट करवा रहे हैं खाने पीने को, क्या कर रहे हैं? टेस्ट करवा रहे हैं। सेकंड स्टेज में आप खाने पीने की चीज़ों को मिक्स करके वाइड रेंज में बहुत सारी चीज़ें खिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन यौवन के पहले चरण में स्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेल सेक्स हार्मोन इज सीक्रेटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्यूबर्टी। कौन सा हार्मोन है जो मेल में, क्या है? मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होगा सीक्रेट होना? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो वो हार्मोन होगा कौन सा? वो कहलाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन होगा फीमेल में, टेस्टोस्टेरोन होगा मेल में। कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज WIFS वीकली आयरन फॉलिक एसिड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख अंतर क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल होते हैं? तो WIFS प्रोग्राम है, इसमें सभी कंपोनेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। मध्यम गंभीर रक्तता के लिए लक्ष्य समूहों की जांच करना, वर्ष में कम से कम एक बार किशोरों को कृमिनाशक दवा देना, आहार सेवन में सुधार के लिए परामर्श देना, आयरन फॉलिक एसिड की खुराक देना।
तो वीकली आयरन फॉलिक एसिड कार्यक्रम के तहत सभी चीज़ें आएंगी, किसी एक को छोड़कर। एनीमिया की जांच की जाती है, इसमें आपके खाने पीने में सुधार करने को कहा जाएगा, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएगी। वर्ष में कम से कम एक बार किशोरों को कृमिनाशक दवा देना, ये आपका जो डिवॉर्मिंग प्रोग्राम है उसमें आएगा, ना कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम में। क्लियर? जो एल्बेंडाजोल दी जाती हैं कृमिनाशक दवाओं का मतलब यहाँ पे एल्बेंडाजोल है, तो वो दी जाती है आपकी डिवॉर्मिंग डे के दिन, साल में एक बार। AWIFS प्रोग्राम के तहत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेगनेंसी से लेके क्वेश्चन नंबर 73। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी पहली तिमाही के लक्षण हैं? किसको छोड़कर सभी पहली तिमाही के लक्षण हैं? ऑप्शन में है ब्लॉटेड ब्रेस्ट, बेबी किकिंग एंड स्ट्रेस, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या फिर डिजीनेस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ब्लॉटेड ब्रेस्ट रहेंगे, फूले हुए ब्रेस्ट होंगे, बार बार टॉयलेट आएगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे, नोजिया वॉमिटिंग होगा। ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षण हैं। लेकिन बेबी किकिंग एंड स्ट्रेस मतलब बेबी का लात मारना, जो मतलब क्विकनिंग है यहाँ पे आपको फील होगी 20 वीक में, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जाएगा, आपके पहले ट्राइमेस्टर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था के दौरान सगर्भताजन्य मधुमेह की जांच कब की जाती है? व्हेन इज द स्क्रीनिंग फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज डन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज होने का चांस रहेगा, तो स्क्रीनिंग कब की जाती है? ऑप्शन में 16 to 20 वीक्स, 24 to 28 वीक्स, 20 to 24 वीक्स या फिर 28 to 32 वीक्स। तो गर्भावस्था में मतलब प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, सगर्भताजन्य जिसको हम कहेंगे सगर्भताजन्य मधुमेह या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो इसकी जांच की जाती है 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी में। और जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो इसको कंट्रोल करना ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कारण ही जो लार्ज साइज बेबी होते हैं, इनका वजन एटलीस्ट कभी कभी 4.5 से भी क्रॉस कर जाता है, तो वो किस में होते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज़ यदि माँ को है तो यहाँ पर वो जांच की जाएगा 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी में। अगला क्वेश्चन है फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम? तो फीटल कंपोनेंट है जो प्लेसेंटा है जो किससे डेवलप होगा? डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पैराइटस, कोरियम फ्रंटोसम या फिर डेसिडुआ वेसिलिस से। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा का भ्रूण संबंधी घटक फीटल कंपोनेंट है जो प्लेसेंटा का, वो डेवलप होगा कोरियन फ्रंटोसम से। किससे? कोरियन फ्रंटोसम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा बढ़ते बच्चों को क्या प्रदान करता है? प्लेसेंटा टू ग्रोइंग बेबी प्रोवाइड्स। तो ग्रोइंग बेबी को प्लेसेंटा क्या देगा? स्किन ऑर्गन्स देगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व देगा। तो प्लेसेंटा से ग्रोइंग बेबी के लिए ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व मिलेंगे, क्या होगा? ऑक्सीजन और पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिशन मिलेंगे। CO2 को तो बाहर निकाल के लाया जाएगा और यहाँ पर देने की बात की जा रही है, तो वो होगी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन अकर्स अबाउट हाउ मेनी डेज बिफोर द एक्सपेक्टेड पीरियड। तो ओव्यूलेशन कब होगा? एक्सपेक्टेड पीरियड के पहले 28, 7, 21 या फिर 14। मान लीजिए आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एवरी 28 डेज में रिपीट होती है, तब ओव्यूलेशन होगा आपके 14वें दिन। कितना? 14वें दिन बिफोर द एक्सपेक्टेड पीरियड, मतलब आपका पीरियड्स आने के 14 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेसेंटा में मिलती है विच इज़ फाउंड इन प्लेसेंटा? सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो प्लेसेंटा में क्या हमें देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको आप फीटल सर्कुलेशन कहेंगे। तो ये क्या है? गर्भपात अक्सर गर्भावस्था के किस सप्ताह से पहले होता है? मिसकैरेज यूजुअली अकर्स बिफोर विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मिसकैरेज है जो मिसकैरेज है, अबॉर्शन और मिसकैरेज और स्पॉन्टेनियस फिर टाइप होते हैं। मिसकैरेज का मतलब है यहाँ पर अपने आप से गर्भपात होना। जनरली किस वीक के पहले हो जाता है प्रेगनेंसी के? 16th वीक,
20 वीक, 18th वीक या फिर 22 वीक के। तो गर्भपात अक्सर गर्भावस्था के 16th वीक में, कब, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मिसकैरेज होगा, अबॉर्शन होगा, इसका सबसे मेन कॉज होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है जो मेन रीज़न होता है मिसकैरेज का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पर 16 वीक की प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं मिसकैरेज होने के। दूसरी चीज़, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसके तहत 20 वीक की प्रेगनेंसी तक को ही टर्मिनेट किया जाता है। कितना? 20 वीक की प्रेगनेंसी तक ही टर्मिनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसको छोड़कर गर्भावस्था की पहली तिमाही में निम्नलिखित सभी वास्तुनिष्ठ संकेत हैं? एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सभी ऑब्जेक्टिव साइन है किसी एक को छोड़कर। ओसिएंडर साइन, गॉडेल साइन, चैडविक साइन या फिर प्लेसेंटल साइन। तो सभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव साइन है। कौन से ऑब्जेक्टिव साइन है किसी एक को छोड़कर? तो ओसिएंडर साइन है, गॉडेल साइन है, चैडविक साइन है, लेकिन प्लेसेंटल साइन है जो ऑब्जेक्टिव साइन में आपका नहीं आएगा। क्लियर? तो ये जो 80 क्वेश्चन आए थे NHM ANM के पेपर में, ये आपके नर्सिंग से थे। किससे? नर्सिंग सेक्शन से थे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन आपको 20 नंबर का आता है उसमें आपका जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। तो यहाँ पर उनको ऐड नहीं किया गया है, यहाँ पर ओनली नर्सिंग सेक्शन आपका कवर किया गया है। ये यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेपर रहेगा जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जो कि 27 दिसंबर को हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं, आज इवनिंग से आपको ANM के सभी पेपर 15 पेपर रहने वाले हैं, जिसमें से 6 से 7 पेपर आपको इस फॉर्मेट में रहेंगे क्योंकि जो प्रॉपर क्लियर नहीं थे। बाकी जो रिमेनिंग पेपर होंगे वो आपको ऑफिशियल की के तौर पर प्रोवाइड की जाएंगे। ऑफिशियल पेपर साथ में आंसर की अटैच्ड रहेंगी, जिससे आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। और इतना अच्छा फॉर्मेट रहेगा तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा के पढ़ सकते हैं। तो आज इवनिंग 6 o'clock के बाद आपको ANM के पेपर अवेलेबल करवाए जाना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट्स हो आपको इस क्लास को लेके, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।